डियर स्टूडेंट, हमारा आज का विषय है मध्यकालीन भारत इतिहास के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना। दिल्ली सल्तनत मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि 320 वर्षों के काल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक तथा साथ ही आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा को 5 राजवंशों के अंतर्गत इसकी स्थापना, सुदृढ़ीकरण, विस्तार और पतन के रूप में स्पष्ट करेंगे। लेकिन दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा को स्पष्ट करने से पहले कुछ प्रारंभिक बिंदुओं को जानना आवश्यक है। उसमें पहला बिंदु है कि दिल्ली सल्तनत क्या है। मध्यकालीन भारत इतिहास के अंतर्गत सन 1206 से 1526 ईस्वी के बीच 320 वर्षों की काल में 5 राजवंशों ने शासन किया। इन 5 राजवंशों के सामूहिक काल को दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। ये 5 राजवंश हैं कालानुक्रम के अनुसार: मामलक वंश, खलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। प्रारंभिक 4 राजवंश मूल रूप से तुर्क थे, जबकि अंतिम लोदी वंश मूल रूप से अफगानी था। दूसरा प्रमुख बिंदु है कि सुल्तान शब्द से क्या आशय है। दिल्ली सल्तनत के शासकों को सुल्तान कहा जाता है, लेकिन यहां पर यह जानना आवश्यक है कि इन शासकों को सुल्तान क्यों कहा जा रहा है। इसको समझने के लिए पश्चिम और मध्य एशिया के घटनाक्रम को जानना आवश्यक है। अब्बासी साम्राज्य के विघटन के पश्चात पश्चिम और मध्य एशिया में अनेक आक्रामक एवं विस्तारवादी राज्यों का उदय हुआ। ये राज्य हर तरह से स्वतंत्र थे, लेकिन नाम मात्र के लिए खलीफा का आधिपत्य स्वीकार करते थे। खलीफा उन्हें एक औपचारिक पत्र मंसूर प्रदान करता था, जिसके कारण इन शासकों की स्थिति वैध हो जाती थी। कालांतर में यही शासक सुल्तान कहे जाने लगे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में महमूद गजनवी पहला शासक था जिसने बगदाद की अब्बासी खलीफा से यामीन उद्दौला और यामीन उल मिल्लाह की उपाधि ग्रहण कर शासन करने की स्वीकृति प्राप्त की। कालांतर में दिल्ली सल्तनत के कई शासकों ने खलीफाओं से शासन करने की स्वीकृति प्राप्त की। इसके पीछे तर्क यह है कि तत्कालीन समय में इस्लामिक दृष्टिकोण से वही राज्य वैध माना जाता था जिसे खलीफा से शासन करने की स्वीकृति प्राप्त हो। तीसरा बिंदु है कि तुर्क कौन थे। क्योंकि दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक 4 राजवंश तुर्क है, तो हमें यहां पर यह जानना आवश्यक है कि तुर्क कौन थे। तुर्क लोग यायावर थे, जो वर्तमान मंगोलिस्तान और सिंकियांग में रहते थे। 8वीं सदी में ये मावरा नहर में घुसपैठ किया करते थे। अब्बासी खलीफाओं और ईरानी शासकों ने इन्हें भाड़े के सैनिक तथा दासों के रूप में खरीद कर इन्हें इस्लाम में धर्मांतरित कर अपने महल में प्रहरियों के रूप में नियुक्त किया। इस परिवेश में रहने के फलस्वरूप तुर्कों का इस्लामीकरण और फारसीकरण हुआ। कालांतर में अब्बासी साम्राज्य के विघटन के फलस्वरूप पश्चिम और मध्य एशिया में तुर्कों ने अपनी राजनीतिक सत्ता कायम की और तुर्कों के सामान्य एवं गौर राज्य की महमूद क्रमशः महमूद गजनवी और महमूद गौरी ने भारत की ओर प्रसार किया।
1206 ईस्वी में मुइजुद्दीन महमूद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक के राज्यारोहण के साथ 24 जून 1206 ईस्वी से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है। अब जानते हैं दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा को। दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा को स्पष्ट करने से पहले 5 राजवंशों के कालानुक्रम और उनके प्रमुख शासकों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। ये 5 राजवंश हैं। पहला है मामलक वंश। मामलक वंश का शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी तक 84 वर्षों तक रहा और इसी वंश के काल में दिल्ली सल्तनत की स्थापना और दिल्ली सल्तनत का सुदृढ़ीकरण हुआ। इस वंश के प्रमुख शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा, इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी तक, रजिया बेगम 1236 से 40 ईस्वी तक और बलबन ने 1266 से 1287 ईस्वी तक शासन किया। दूसरा राजवंश है खलजी वंश। खलजी वंश के प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने मामलक वंश के शासन का अंत कर खिलजी वंश की स्थापना की। खलजी वंश का शासनकाल 30 वर्षों का 1290 से 1320 तक रहा और इसी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य विस्तार और आंतरिक पुनर्गठन हुआ। तीसरा राजवंश है तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा। इस वंश के प्रमुख शासक ग्यासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक रहे हैं। ग्यासुद्दीन तुगलक ने 1320 से 1325 ईस्वी तक, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से 1351 ईस्वी तक शासन किया और फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से 1388 ईस्वी तक शासन किया। अंतिम 2 राजवंश हैं सैयद वंश और लोदी वंश। सैयद वंश की स्थापना तुगलक वंश के शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में हुए तैमूर लंग के आक्रमण से मानी जाती है। तैमूर लंग ने खिज़्र खान को लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का प्रशासक नियुक्त किया और उसी खिज़्र खान ने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत चौथे राजवंश सैयद वंश की स्थापना। इस वंश का प्रमुख शासक मुबारक शाह रहा। सैयद वंश ने 1414 से 1451 ईस्वी तक शासन किया और अंतिम एवं 5वां वंश है लोदी वंश। बहलो लोदी प्रथम अफगान शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत लोदी वंश की स्थापना की। इस वंश का प्रमुख शासक सिकंदर लोदी रहा है और अंतिम शासक इब्राहिम लोदी रहा है। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा पराजित होने के साथ ही दिल्ली सल्तनत का पतन हो जाता है। इन 5 राजवंशों के 320 वर्षों के शासनकाल को निम्न चरणों के अंतर्गत स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की स्थापना, फिर सुदृढ़ीकरण, साम्राज्य विस्तार, पतन, फाउंडेशन, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन एंड डिक्लाइन। इन 4 चरणों के अंतर्गत हम दिल्ली सल्तनत को विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे। अब संक्षेप में कुछ बिंदुओं के साथ दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा को स्पष्ट करते हैं। इसमें पहला वंश मामलक वंश था। इसमें पहला बिंदु है मामलक वंश के नामकरण को लेकर।
मामलक वंश के लिए विभिन्न नामों का प्रयोग किया जाता है, जिसे सामान्य तौर पे गुलाम वंश या दास वंश। इतिहासकार अजीज अहमद द्वारा इस वंश के लिए दिल्ली के आदि तुर्क शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि इतिहासकार हबीबुल्लाह द्वारा इस वंश के लिए मामलक शब्द का प्रयोग किया गया है, और इस वंश के लिए एक अन्य नाम इलवरी शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। आगे हम इसके पीछे इसका विश्लेषण करेंगे। दूसरा बिंदु, मामलक वंश के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत की स्थापना, फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत को कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के काल के अंतर्गत स्पष्ट करेंगे, और मुख्य रूप से डॉक्टर के ए निजामी के कथन के आधार पर इसको स्पष्ट करेंगे। डॉक्टर के ए निजामी का वह कथन है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी आकृति बनाई थी। इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तित्व, एक पद, एक दिशा, एक शासन व्यवस्था और शासक वर्ग प्रदान किया। इसी के अनुरूप हम दिल्ली सल्तनत की स्थापना को स्पष्ट करेंगे। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 30 वर्षों का काल दिल्ली सल्तनत के इतिहास में राजनीतिक अस्थिरता का काल रहा है। 1236 से 66 के बीच इस काल में रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया बेगम, मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह और नासिरुद्दीन महमूद ने शासन किया, और इस पूरे 30 वर्षों में राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिलेगी। उसके पीछे तुर्क सरदारों की महत्वाकांक्षा का तथा हस्तक्षेप का महत्वपूर्ण योगदान होगा। मामलक वंश के अंतर्गत अंतिम एवं महत्वपूर्ण बिंदु है सल्तनत का सुदृढ़ीकरण। इतिहासकार हबीबुल्लाह ने गयासुद्दीन बलबन के काल को सुदृढ़ीकरण की संज्ञा देते हुए कंसोलिडेशन शब्द का प्रयोग किया है। तो गयासुद्दीन बलबन ने सल्तनत के सुदृढ़ीकरण के लिए कौन से काम किए, इसी के रूप में हम सल्तनत के सुदृढ़ीकरण को स्पष्ट करें। दूसरा राजवंश है खलजी वंश। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जब मामलक वंश के शासन का अंत किया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के राज्यारोहण को खिलजी क्रांति की संज्ञा दी जाती है, जो एक महत्वपूर्ण विषय है। साथ ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के 1290 से 1296 ईस्वी के बीच के शासनकाल को स्पष्ट करेंगे। लेकिन खिलजी वंश के अंतर्गत सबसे प्रमुख शासक है अलाउद्दीन खिलजी। जैसा कि स्टैनले लैंडफोल मानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के राज्यारोहण के साथ सल्तनत के साम्राज्यवादी युग का सूत्रपात होता है। उसी परिदृश्य में अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार को उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के विभिन्न नीतियों के अंतर्गत इसको स्पष्ट करें। साथ ही खिलजी वंश के शासनकाल में सल्तनत का आंतरिक पुनर्गठन हुआ, और वही आंतरिक पुनर्गठन था जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्य विस्तार करने में सफल रहा। सामान्य रूप से हम इसको अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए विभिन्न सुधार कह सकते हैं, जिसमें सैन्य सुधार, आर्थिक सुधार, बाजार नियंत्रण व्यवस्था, विद्रोहों के दमन के लिए पारित विभिन्न अध्यादेश, और साथ ही अलाउद्दीन खिलजी के समय में करीब 6 मंगोल आक्रमण हुए। इस समस्या के निदान के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से प्रयास किए, इसको भी स्पष्ट करेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य विस्तार के साथ ही आंतरिक पुनर्गठन 1296 से 1316 ईस्वी के बीच 20 वर्षों के काल में किया। इस वंश का अंतिम शासक
कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी है, इसके बारे में संक्षिप्त रूप में बात करेंगे। खिलजी वंश के पतन के बाद तुगलक वंश की नींव गाजी मलिक या तुगलक गाजी ने कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के सेनापति खुसरो खान की हत्या करके 5 सितंबर 1320 ईस्वी को की थी और 8 सितंबर 1320 ईस्वी को गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 से 25 ईस्वी तक शासन किया। इन 5 वर्षों में गयासुद्दीन तुगलक द्वारा किए गए विभिन्न सुधारों की चर्चा करेंगे। साथ ही निजामुद्दीन औलिया के साथ विवाद और बंगाल अभियान के फलस्वरूप गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में। उसके बाद जोना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में गद्दी पर बैठेगा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1326 से 1351 के बीच सबसे दिलचस्प एवं महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उसके द्वारा क्रियान्वित प्रमुख योजनाएं या उसके द्वारा किए गए आर्थिक एवं प्रशासनिक प्रयोग यद्यपि महत्वपूर्ण थे, लेकिन वह उसमें क्यों असफल रहा, यह इसके शासनकाल का एक प्रमुख विषय है। साथ ही अगर सल्तनत के दृष्टिकोण से देखें तो सल्तनत का सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार भी मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ और सल्तनत के पतन की शुरुआत भी मोहम्मद बिन तुगलक के प्रारंभिक 10 वर्षों के बाद प्रारंभ हो चुकी थी, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का उदय और साथ ही मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिए गए वक्तव्य से स्पष्ट किया जा सकता है, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक निरंतर विद्रोहों से परेशान होकर कहता है कि मेरा राज्य रुग्ण हो गया है, वैद्य सरदर्द ठीक करता है तो उसे बुखार हो जाता है, बुखार ठीक करता है तो उसे कुछ और हो जाता है। 1351 ईस्वी में फट्टा जाते समय मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होगी और उसकी मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक 1351 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। फिरोज शाह तुगलक ने साम्राज्य विस्तार करने में सफलता नहीं पाई, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने कुछ महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी कार्य किए जिसका उल्लेख किया जाना आवश्यक है। साथ ही नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में तैमूर के आक्रमण को स्पष्ट करेंगे और उसी परिप्रेक्ष्य में चौथे राजवंश सैयद वंश की शासनकाल को संक्षेप में बात करेंगे और साथ ही लोदी वंश के शासनकाल के अंतर्गत बहलोल लोदी के नेतृत्व में 1451 ईस्वी में लोदी वंश की स्थापना से 1526 ईस्वी के बीच सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी के शासनकाल को स्पष्ट करते हुए अंत में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में विस्तृत रूप में इब्राहिम लोदी की पराजय को स्पष्ट करें। साथ ही दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख करेंगे, क्योंकि किसी भी राज्य या साम्राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था उसका आधार होता है और प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर ही साम्राज्य रूपी इमारत की नींव रखी जाती है और उसका विकास भी उसी प्रशासनिक व्यवस्था के योगदान से ही होता है। दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था को
तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है: केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत सुल्तान की स्थिति, साथ ही विभिन्न विभागों की बात करेंगे और उलेमा वर्ग का केंद्रीय प्रशासन पर क्या प्रभाव रहा, इस रूप में भी केंद्रीय प्रशासन को स्पष्ट करेंगे। साथ ही प्रांतीय प्रशासन में मुख्य रूप से एकता व्यवस्था का उल्लेख करेंगे और स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत स्थानीय प्रशासन की इकाइयों की बात करेंगे और अंत में दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के अंतर्गत सामाजिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, संस्कृति एवं कला, कला के अंतर्गत मुख्य रूप से स्थापत्य कला की बात करेंगे और मुख्य रूप से दिल्ली सल्तनत के स्रोत, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से साहित्यिक स्रोतों की बात करेंगे। तो ये थी दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा। अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की स्थापना और इसको देखते हैं मामलक वंश की शुरुआत के साथ। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल को स्पष्ट करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा। मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी की कोई संतान नहीं थी और वह कहा करता था कि यद्यपि मेरे कोई पुत्र नहीं है, मेरी मृत्यु के बाद मेरे दास ही मेरे वैभव को बढ़ाएंगे। 1206 ईस्वी में मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात लाहौर में स्थानीय नागरिकों के अनुरोध पर 24 जून 1206 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। कुतुबुद्दीन ऐबक के राजनीतिक जीवन को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है 1192 से 1206 ईस्वी, जब उसने भारत में गौरी के सहायक के रूप में एक योग्य सैनिक के तौर पर विभिन्न सैन्य अभियानों में अपनी सैन्य प्रतिभा का परिचय दिया और गौरी की विजयों का निर्धारण भारत में किया। दूसरा है 1206 से 8 ईस्वी, जब कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया तो 1208 ईस्वी तक गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उसने भारत में शासन किया। लेकिन 1208 ईस्वी में गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्त कर दिया। फलतः उसने 1208 से 1210 ईस्वी तक स्वतंत्र शासक के रूप में शासन किया। दूसरा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की, बल्कि वह सिर्फ सैन्य उपाधियां मलिक और सिपा सालार लेकर ही संतुष्ट रहा। साथ ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने न तो अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और न ही अपने नाम के सिक्के जारी किए। तीसरा प्रमुख बिंदु है कि कुरान का ज्ञाता होने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां की उपाधि या कहा जाता था और उसकी उदारता के लिए उसे लाख बख्श कहा जाता था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वो लाखों में दान दिया करता था, इसलिए उसे लाख बख्श कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक जब लाहौर को इसने अपनी राजधानी बनाया था तो इसने गजनी अभियान किया था और गजनी पर इसने 40 दिन तक अधिकार भी किया। लेकिन गजनी की जनता कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन से संतुष्ट नहीं रह पाई। फलतः कुतुबुद्दीन ऐबक को गजनी को खाली करना पड़ा और पुनः वहां की जनता ने ताजुद्दीन यल्दूज को गद्दी पर बिठा दिया। बाद में इसने गौरी के अन्य दासों को
तथा इल्तुतमिश को वैवाहिक संबंध के आधार पर तुष्ट किया। इस तरह उसने दिल्ली सल्तनत को स्थायित्व प्रदान किया। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो महत्वपूर्ण योगदान है वह है स्थापत्य कला के क्षेत्र में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। साथ ही प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार की नींव रखी। कुतुबुद्दीन ऐबक कुरान का ज्ञाता होने के कारण विद्वान व्यक्ति था, साथ ही वो विद्वानों का संरक्षक था। उसने ताजुल माशिर के लेखक हसन निजामी और आदाब उल हर्ब व सुजाआत के लेखक फक्र ए मुदब्बिर को संरक्षण प्रदान किया। 1210 ईस्वी में चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। तो इन 4 वर्षों के शासनकाल में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोई नई विजयों का निर्धारण नहीं किया, पर वह सल्तनत का अस्तित्व बनाए रखने में सफल रहा। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात लाहौर में आराम शाह गद्दी पर बैठा, जो एक अयोग्य शासक था। उसने सिर्फ 8 महीनों तक शासन किया। इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी में जूत की लड़ाई में आराम शाह को पराजित कर दिल्ली की गद्दी को हस्तगत किया। तो यहां पर प्रश्न यह उठता है कि क्या इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी का अपहरण करता था? इस संबंध में डॉक्टर अर्नोल्ड कहते हैं कि हाँ, इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी का अपहरण करता था, क्योंकि आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। लेकिन इस संबंध में मिनहाजुस सिराज कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई पुत्र नहीं था, उसकी सिर्फ 3 पुत्रियां थी। आधुनिक इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं है कि इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी का अपहरण करता था, क्योंकि उनका मानना यह है कि उस समय तक राजगद्दी पर वंशानुगत की परंपरा स्थापित नहीं हुई थी। तलवार ही गद्दी का निर्धारण करती थी। इसलिए इल्तुतमिश ने शक्ति के आधार पर आराम शाह का दमन किया। इसलिए इल्तुतमिश का दिल्ली की गद्दी पर अधिकार न तो अवैध था और न ही गलत। दूसरा प्रश्न उठता है यहां पर कि इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और बदायूं का गवर्नर था। यह मोहम्मद गौरी का दास था, लेकिन मोहम्मद गौरी ने 1206 ईस्वी में खोखरों के विद्रोह के समय इसकी योग्यता से प्रभावित होकर इसे दासता से मुक्त कर दिया था। अब इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठा तो उसके समक्ष विभिन्न तरीके की समस्याएं थी। उसमें पहली समस्या थी प्रशासनिक ढांचे को लेकर, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत को कोई प्रशासनिक ढांचा प्रदान नहीं किया था। साथ ही 2 प्रतिद्वंदियों की उपस्थिति, गजनी का ताजुद्दीन यल्दौस और मुल्तान उच्च का नासिरुद्दीन कुवाचा, इन 2 प्रतिद्वंदियों की उपस्थिति ने भी इल्तुतमिश के लिए समस्याएं उत्पन्न की। तीसरा प्रमुख बिंदु है कि इल्तुतमिश के समय मंगोल आक्रमण की संभावना, यह भी एक प्रमुख समस्या के रूप में उभरी। चौथी समस्या थी बंगाल की समस्या, क्योंकि बंगाल का संबंध दिल्ली के साथ प्राचीन भारत से ही कमजोर रहा है और वर्तमान तक
कमजोर चल रहा है। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में भी बंगाल स्वतंत्र था, तो बंगाल की समस्या भी इल्तुतमिश के लिए एक चुनौती थी और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था उस समय का सुल्तान की वैधानिक स्थिति को प्राप्त करना। तो इन समस्याओं का समाधान इल्तुतमिश ने अपनी सैन्य क्षमता, दूरदर्शिता, कूटनीति आदि के आधार पर किया। सबसे पहले हम समाधान की बात करते हैं तो प्रशासनिक ढांचे की जो समस्या थी, इस समस्या का समाधान इल्तुतमिश ने एक दल का गठन कर और एकता व्यवस्था प्रदान कर। इल्तुतमिश ने विरोधी सरदारों को परास्त कर अपने 40 योग्य वफादार सरदारों को चुनकर उनका एक समूह बनाया, जिसे तुर्कान ए चहलगानी या परनी जिसे चालिशा कहता है। उसी चालिशा ने प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यद्यपि इल्तुतमिश के शासनकाल में जहां यह चालिशा सहयोगी के रूप में उपस्थित रहा, वहीं इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 30 वर्षों के काल में इसी चालिशा की सदस्यों ने राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न की। दूसरी व्यवस्था थी एकता व्यवस्था। केंद्र से जो दूरस्थ प्रांत थे, उन प्रांतों को केंद्र के साथ संयुक्त रखने के लिए और साथ ही भारतीय समाज की सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए इल्तुतमिश ने प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत एकता व्यवस्था को वास्तविक स्वरूप प्रदान किया। तो प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत उसने इन दो व्यवस्थाओं के अंतर्गत केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन को कुछ आधार प्रदान किया। दूसरा है दो प्रतिद्वंदियों की उपस्थिति। गजनी का ताजुद्दीन यल्दूज। गजनी के यल्दूज ने 1210 ईस्वी में इल्तुतमिश के गद्दी पर बैठने के समय उसे दुर्वास, दंड और छत्र भेजे कि वह मेरी संप्रभुता स्वीकार करे, क्योंकि उसका यह मानना था कि गौरी के वास्तविक उत्तराधिकारी हम। यहां पर इल्तुतमिश ने कूटनीति का सहारा लेके दूरदर्शिता से उस समय उसके उपहार को स्वीकार कर लिया। लेकिन बाद में जब खारिज़म के राज्य ने गजनी में यल्दौज की स्थिति को कमजोर बना दिया, तो उसी के फलस्वरूप यल्दौज लाहौर, थानेश्वर और पंजाब की ओर बढ़ा। फलस्वरूप 1215 ईस्वी में तराइन के मैदान में शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने ताजुद्दीन यल्दौज को पराजित कर किया और बाद में बदायूं में उसकी हत्या कर दी। इससे इल्तुतमिश को दो लाभ हुए। प्रथम, उसका एक मुख्य शत्रु समाप्त हो गया और दूसरा, दिल्ली सल्तनत का गजनी के राज्य से हमेशा के लिए संबंध विच्छेद हो गया। दूसरा प्रमुख प्रतिद्वंदी था नासिरुद्दीन कुवाचा, जो मुल्तान और उच्च पर शासन करता था। उसने सिंध सागर, दोआब, सरस्वती, भटिंडा, लाहौर तक अपना विस्तार कर लिया था। लेकिन 1217 ईस्वी में लाहौर अभियान करके इल्तुतमिश ने लाहौर को विजित कर लिया। उधर जलालुद्दीन मानवर्णी का पीछा करते करते या खारिज़म के राज्य के पूर्व की ओर प्रसार के फलस्वरूप नासिरुद्दीन कुवाचा की स्थिति कमजोर पड़ गई और इसी दुर्बल स्थिति का फायदा उठाकर इल्तुतमिश ने लाहौर, उच्च और मुल्तान को विजित कर लिया और इस समय उसने निचले सिंध में स्थित बक्कर में शरण ली। 1228 ईस्वी में
पुनः इल्तुतमिश ने उच्च पर अधिकार कर लिया, लेकिन नासिरुद्दीन क्वाचा ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और सिंधु नदी में कूदकर आत्महत्या कर दी। तो दो प्रतिद्वंदियों का दमन इल्तुतमिश ने अपनी कूटनीति, दूरदर्शिता और सैन्य क्षमता के आधार पर किया। तीसरा बिंदु था मंगोल आक्रमण की संभावना। चंगेज खान ने पर्सिया के राज्य पे आक्रमण किया था और वहां का ख्वारिज्म शाह का राजकुमार जलालुद्दीन मांगबर परास्त होके पूर्व की ओर आया और उसने इल्तुतमिश से शरण मांगी सिंधु नदी के तट पर, लेकिन इल्तुतमिश ने उसे शरण देने से इनकार कर दिया। यदि इल्तुतमिश जलालुद्दीन बर्नी को शरण दे देता तो चंगेज खान शत्रु के मित्र के रूप में इल्तुतमिश को भी विरोधी मानता और वो दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण कर देता। और उस समय यदि इल्तुतमिश दूरदर्शिता का परिचय न देता तो चंगेज खान की आक्रमण में दिल्ली सल्तनत, नवोदित दिल्ली सल्तनत का पतन हो सकता था। लेकिन यहां पर इल्तुतमिश ने दूरदर्शिता का परिचय देकर मंगोल आक्रमण की संभावना को टाल दिया। चौथी समस्या थी बंगाल की समस्या। बंगाल की स्वतंत्रता कुतुबुद्दीन ऐबक के समय अली मर्दान खान ने वहां पर अपनी स्वतंत्रता स्थापित की थी। उसकी मृत्यु के बाद 2 वर्ष बाद 1211 ईस्वी में हिसामुद्दीन एवाज ने गयासुद्दीन के नाम से बंगाल की सत्ता कायम की और एक स्वतंत्र शासक की तरफ व्यवहार किया। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद को बंगाल के अभियान पर भेजा और उसने गयासुद्दीन को पराजित कर 2 साल तक उसके नेतृत्व में बंगाल दिल्ली सल्तनत के साथ संबद्ध रहा। लेकिन 1229 ईस्वी में एक प्रबल अभियान में शाहजादा नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई और वहां पे मलिक इख्तियारुद्दीन बल्का खलजी ने अपनी राजनीतिक सत्ता कायम कर ली। पुनः बंगाल स्वतंत्र हो गया। लेकिन 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश ने पुनः खुद ही बंगाल का अभियान किया और बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। सुल्तान की वैधानिक स्थिति प्राप्त करना इल्तुतमिश के लिए एक चुनौती भी थी, समस्या भी थी। लेकिन इस समस्या का समाधान इल्तुतमिश ने 1229 ईस्वी में बगदाद के अब्बासी खलीफा अल-मुंतसिर बिल्लाह से शासन करने की सनद प्राप्त कर की। इस तरह इल्तुतमिश दिल्ली प्रथम का वैधानिक सुल्तान बना। साथ ही इल्तुतमिश ने मुद्रा व्यवस्था के अंतर्गत सर्वप्रथम चांदी का टंका और तांबे का जितल जारी किए। जैसा कि इब्न बतूता मानता है कि इल्तुतमिश एक न्यायप्रिय शासक था। न्याय व्यवस्था के अंतर्गत इल्तुतमिश ने अपने राज दरबार में न्याय की घंटे की स्थापना की थी। जिस भी व्यक्ति को न्याय चाहिए होता था वो न्याय की जंजीर को खींचता था, न्याय का घंटा बजने लगता था। फलतः व्यक्ति को सीधे सुल्तान के सामने उपस्थित होना पड़ता था। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का या मामलुक वंश का वास्तविक संस्थापक था? डॉक्टर के निजामी का जो कथन पहले भी मैंने कहा था कि ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी खाका या दिमागी आकृति बनाई थी। इल्तुतमिश ने उसे एक
व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति, एक दिशा, एक शासन व्यवस्था और एक शासक वर्ग प्रदान है। इसलिए इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक है। क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश ने प्रशासनिक योगदान दिया। प्रतिद्वंदी अगर रहते तो उससे साम्राज्य का स्थायित्व और सुरक्षा का प्रश्न उठ खड़ा होता। मंगोल आक्रमण की संभावना को यदि इल्तुतमिश नहीं टालता तो दिल्ली सल्तनत की नींव नहीं स्थापित होती। बंगाल में विद्रोहियों को अपने अधीनस्थ नहीं करता तो सल्तनत को सुदृढ़ता प्रदान नहीं होती और सुल्तान की वैधानिक स्वीकृति तत्कालीन समय में इस्लामिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थी, उसको भी इल्तुतमिश ने प्राप्त किया। इसी संबंध में डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी कहते हैं कि भारत में मुस्लिम संप्रभुता का इतिहास इल्तुतमिश से ही आरंभ होता है। डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव इल्तुतमिश के संबंध में यह विचार व्यक्त करते हैं कि उसने एक ऐसे सैनिक राजतंत्र की नींव डाली जो आगे चलकर खलजियों के नेतृत्व में निरंकुशता की पराकाष्ठा पर पहुंच गया। बुर्जिले है इल्तुतमिश का मूल्यांकन करते हुए कहते हैं कि इल्तुतमिश गुलाम वंश के शासकों में सबसे महान था और अंत में इसीलिए ईश्वरी प्रसाद कहते हैं कि निसंदेह इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। निष्कर्ष रूप में इल्तुतमिश ने एक योग्य शासक के तौर पे, एक साहसी सैनिक और अनुभवी सेनापति के रूप में, एक न्यायप्रिय शासक के रूप में, एक दूरदर्शी एवं कूटनीतिज्ञ के रूप में दिल्ली सल्तनत को नव स्थापित नवोदित दिल्ली सल्तनत को सुरक्षा, स्थायित्व और वैधानिक स्थिति प्रदान की। इस संदर्भ में हम यह कह सकते हैं कि इस दिल्ली सल्तनत का